साहब जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष, जय हिंद, शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। बांग्लादेश के इश्यू पर सर मुझे आपसे बात करनी थी। जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना भारत पहुंची हैं, भारत के बाद कहां जाएंगी, इसको लेकर थोड़े से भी सवाल हैं। लेकिन जो हुआ उसका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट अब होगा आगे, और जो हुआ उसके पीछे कौन था, इसको समझना बेहद जरूरी है। खासकर मैं आर्मी से ही, बांग्लादेश के आर्मी से ही, उनके आर्मी चीफ से ही शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो क्या हम आर्मी को दे सकते हैं, और क्या आर्मी की भूमिका यहाँ पर काफी संदिग्ध लगती है। जिस प्रकार से कई ऐसी तस्वीरें भी आई कि जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शनकारी के आवास में घुस रहे थे, तो सुरक्षा बल चुपचाप साइड में बैठकर तमाशा, और उनका जो ऑफिसर मेस है उसके अंदर से पीएम शेख हसीना की तस्वीर उतारी जाती है, और उसके बाद जमकर क्लैपिंग होती है, यानी कि जश्न मनाया जाता है। ये हालत बांग्लादेश के अंदर थी। तो क्या शेख हसीना पब्लिक के साथ साथ आर्मी का भी भरोसा खो चुकी थी? नहीं, आर्मी का भरोसा नहीं खोया था। इश्यू ये था कि जब हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ रहे थे तो आर्मी को भी लगा कि अगर वो भी पुलिस की तरह फायरिंग करेंगे तो कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। ओके। तो उनका इंटेंशन ये था कि देश फिर जिस हालात से गुजर रहा है और भी बिगड़ जाएगा, और उस समय उसको कंट्रोल में लाना मुश्किल पड़ेगा। जब लाखों लोग स्ट्रीट पे निकल आए और ढाका के अंदर आ गए, तो फिर आर्मी ने सोचा कि अब जो हालात पलट रहे हैं उसके लिए सेफ्टी मेजर ये है कि शेख हसीना को बोले आप रिजाइन करो और एक इंटरिम सरकार बनाए। ये याद रखो कि आर्मी चीफ अभी जून में ही अपॉइंट हुए हैं, मुश्किल से 1.5 महीना होगा जब से वो कुर्सी संभाले हैं, और ये करंट आर्मी चीफ की रिश्तेदारी है शेख हसीना के साथ, पर जो हालात अंदर थे उनको न्यूट्रल रहना था। और ज्यादा कैजुअलिटीज की 300 लोगों का तो पहले ही डेथ हो गया, और अब जो वायलेंस था ये स्टूडेंट लेड नहीं है, ये ज्यादातर जमाती इस्लामी और बाकी पार्टीज हैं, क्योंकि बहुत सप्रेस किया गया था बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने। तो जहां पे ये जब भड़केंगे तो फिर ये जो भड़क निकलेगी ये बहुत तेज निकलेगी। और आर्मी ने अब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, यानी कि आर्मी का कंट्रोल में है। कौन आएगा गवर्नमेंट में, कुछ रूमर्स चल रहे हैं, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, पर और कितना टाइम इंटरिम गवर्नमेंट रहेगा ये नहीं पता। पिछली बारी 2 साल रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट। मेन ये है कि जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, लार्ज एक्सटेंट पे भारत का ये इंटेंशन है कि बांग्लादेश स्टेबल हो जाए। और जो भी इंटरिम गवर्नमेंट हो वो कोशिश करे कि बांग्लादेश के अंदर यूनिटी बनी रहे और स्टेबिलिटी रहे। हमारा इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश आर्मी का बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। ये भी बांग्लादेश आर्मी चीफ इसी महीने इंडिया आने वाले थे, उनका पहला विजिट एज आर्मी चीफ। इनके जो प्रेडिसेसर थे, जो आर्मी चीफ थे 2015 में, मैं उनको मिल चुका था कैलकाटा में। उनकी टाइज और इंडियन आर्म फोर्सेस की टाइज काफी अच्छी है जी, और क्योंकि इक्विपमेंट काफी हम लोगों की तरफ से जाता है, ट्रेनिंग हम बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स की काफी करते हैं, इकट्ठे ऑपरेट किए हैं, तो उस मामले में ट्रेनिंग अच्छी है, मतलब उन लोगों के साथ रिश्तेदारी अच्छी है और कोऑर्डिनेशन अच्छा है। दूसरी बात जो हम लोग टेंड टू इग्नोर करना चाहते हैं, पर रियलिटी है कि बांग्लादेश चाहे जो भी सरकार हो, बिना इंडिया के वो इंडिया को कभी इग्नोर नहीं कर सकती और इंडिया का सपोर्ट कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेन कंट्री जिनके साथ उनका बॉर्डर है वो इंडिया है। मैक्सिमम सपोर्ट जो उनको मिलना है वो इंडिया से मिलना है। थोड़ा बहुत चाहे वो दिखाए अंदर कि हम इंडिया के पास नहीं है, क्योंकि चाइना को आप क्या दे सकते हो? आप चाइना को पोर्ट दोगे, चाइना के लिए वो पोर्ट नेवी के लिए कोई वैल्यू का नहीं है, क्योंकि बॉटल हो सकती है जो भी नेवल शिप्स उधर है,
इंडिया डोमिनेट करता है बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल सर। चाइना रोडवेज अंदर अपना कर सकता है और अपना थोड़ा इनिशिएटिव बिल्डअप कर सकता है। जी मेन भारत को जो कंसर्न है वो ये है कि जो हमारे नेबरहुड के अंदर इंस्टेबिलिटी है जी जी वो बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे नेबरहुड में अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा, चाहे वो रेफ्यूजीज हो चाहे बाकी प्रॉब्लम हो। सो वो जो कंटेन करना है वो अब इंडिया की कोशिश है। और जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो भी होगी, अब जैसे मालदीव्स के अंदर सरकार रही वो प्रो चाइना थी, एंटी इंडिया थी, पर वो भी हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। श्रीलंका में जो सरकार थी चाइना के काफी इनरोड्स थे, अब कहानी पलट रही है। तो जहां भी है हमें जो भी सरकार जिस देश में आती है उसके साथ चलाना काम, उनके साथ तालमेल के साथ काम करना। और बांग्लादेश कभी इग्नोर नहीं कर सकता कि इंडिया उनका सबसे बड़ा नेबर है। एक छोटा बाउंड म्यांमार के अलावा बाकी सब इंडिया के साथ है, तो टाइज तो उनको इंडिया के साथ रखनी है, इंडिया को बांग्लादेश के साथ रखनी है। तो चाहे जो भी सरकार हो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं से बनेगी और बढ़ेगी। थोड़ा बहुत इंस्टेबिलिटी होगा, पर अभी जो स्टेबिलिटी आर्मी दे रही है वो अब स्टेबिलिटी वो देगी, एनवायरनमेंट बनाएगी, चाहे इलेक्शंस अभी करे, साल बाद करे, 2 साल बाद करे, पर ये स्टेबिलिटी आर्मी देगी और उसके साथ हमारे रिलेशंस हैं और रहेंगे। जी दो तीन सवाल बड़े अहम हो जाते हैं, क्योंकि शेख हसीना जिस प्रकार से चाइना की विजिट पे गई थी, उस विजिट को बीच में ही खत्म कर दिया, वो वापस लौट आई। अमेरिका के साथ भी रिलेशन इतने अच्छे नहीं बन पाए बांग्लादेश के, चाइना के साथ भी बिगड़ने लगे। तो क्या माने कि ये दो जो सुपर पावर है उनके खेल में बांग्लादेश या शेख हसीना फंसकर रह गई? और जो जमात इस्लामी है, अगर मैं ये कहूं कि वो एक ISI का ही खड़ा किया हुआ संगठन है, तो क्या यहाँ से भी चीजों को देखो, पहली बात ये है कि जो आजकल चल रहा है असेसमेंट, काफी कह रहे हैं कि चीन और यूएस बीच में इन्वॉल्व है, कोई श्योरिटी है नहीं। यूएस ने इस इलेक्शंस के खिलाफ काफी कुछ बोला कि ये फेयर नहीं है, इलेक्शन से पहले भी बोला। चीन को हमेशा ये चाहिए कि कोई देश इंडिया के साथ ना हो। अगर आप देखो रिसेंटली चीन ने एक चीन साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस रखा था, चीन साउथ एशिया ट्रेड फेयर भी रखा था, उसमें सारे देश थे साउथ एशिया के, इंडिया नहीं था। और जो ट्रेड फेयर था उसमें इंडिया के ट्रेडर्स थे। मैसेज क्या दे रहा था चीन कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ ज्यादा ट्रेड, इंडिया की सरकार नहीं चाहती। उनके लिए यह फायदा है कि अगर इंडिया के अंदर या आसपास इंस्टेबिलिटी हो तो इंडिया का कंसंट्रेशन यहां होगा और LAC के ऊपर में, जहां पे हमने उनको रोक के रखा है। उसीलिए JNK के अंदर भी जो जम्मू रीजन में जो टेररिज्म शुरू हुआ उसका भी एक इंटेंशन है कि हम वापस ट्रुप्स लद्दाख से उस इलाके में ले आए, पर वो हो नहीं रहा। तो हमेशा ये इंटेंशन है कि आपके जो कॉम्पिटिटर है उनके आसपास माहौल ठीक ना हो। अब असली में क्या है, हो सकता है थियरीज है, कोई प्रूफ है नहीं। अब थियरीज को सपोर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि यूएस का इंटरेस्ट भी है कि भाई इंडिया उनकी तरफ या उनका लाइन ले, पर क्या इससे इंडिया उनका लाइन लेगा और रशिया को छोड़ेगा, मुश्किल है। पर इतना है कि जब इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो सरकार को अपने आप सॉल्यूशन निकालना पड़ता है इसको काउंटर करने के लिए। अब अगर चाइना लोन देगा और बांग्लादेश रीपे नहीं करेगा, चाइना को कोई खास फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ भी चीन करेगा बांग्लादेश में, तीनों तरफ इंडिया का बॉर्डर है, खासतौर पे जहां पे नेवी का होल्ड है। तो ये सिर्फ इंडिया को इनसिक्योर का फीलिंग देने के लिए ये करेंगे।
पर इंडिया को ये चाहिए कि बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर जब तक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी ना हो, रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स इंडिया की तरफ आएगा, तो सिनेरियो जो बदलेगा इंडिया को दिक्कत देगा। हमें चाहिए कि हमारा नेबरहुड ठीक ढंग से ग्रो करे और इम्प्रूव करे। और बांग्लादेश में काफी चंद सालों में कोविड के बाद से उनकी इकोनॉमी के अंदर इंपैक्ट आया, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम हो गए। जी जी, ठीक है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश स्टेबल हो। अब कौन सी सरकार लोग चुने, कौन क्या करे, वो उनकी कहानी। पर जो रूमर्स चल रहे हैं, जो असेसमेंट लोग निकाल रहे हैं, वो अपने एनालिसिस है। जब तक कोई प्रूफ हो, किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, पर क्या वो सही है, ये सवाल है। बस मेरा एक आखिरी पॉइंट और बड़ा अहम पॉइंट है कि जमाते इस्लामी की चर्चा आपने भी की, और जमाते इस्लामी एक कट्टरपंथी संगठन के साथ साथ बांग्लादेश की तीसरी बड़ी पार्टी भी है। मैं उस लिहाज से चीजों को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि हाल ही के 3-4 सालों में बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच बहुत तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेश ऐसा नहीं हुआ करता था, वहां बंगाली हुआ करते थे और वो बंगाली को ही आगे रखा करते थे, लेकिन इस्लामीकरण बहुत तेजी से उसका हुआ, यानी कि वो कट्टरवादी इस्लामीकरण। क्या भारत के लिए एक और बॉर्डर पर चिंता बढ़ेगी अगर जमात इस्लामी आ जाए, या खालिदा जिया आ जाए, या उनके बेटे आ जाए? भारत को इस लिहाज से भी चीजों को सोचना होगा सर। देखो, दो तीन चीजें हैं जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। जो सरकार आती है, जो अंदरूनी कहानी बढ़ाएंगे वो एक है, जो एक्सटर्नल है वो दूसरा है। उस टाइम जब खालिदा जिया पार में थी, इंडिया कोई पावर नहीं था, वो थी बहुत पहले पार में। 15 साल तो शेख हसीना रही है, और 15 साल में इंडिया में जितना फर्क आया और डेवलपमेंट आया और इंडिया जितना मदद कर सकती है, वो पहले कभी था नहीं। तो उस समय अगर आप इंडिया के खिलाफ जाओ और किसी और के साथ मिल जाओ तो बात अलग थी। अब इंडिया वो इंडिया रहा नहीं है। अब चाहे जो भी आप अंदरूनी गेम खेलो वोट्स लेने की, जहां पर आपको बाहर अपना नेबरहुड देखना है, डिप्लोमेसी देखनी है, उसमें फर्क है। ठीक। और आपको अगर अपना नेबरहुड सर्वाइव करना, आप तभी पार में रह सकते हो जब आप देश के अंदर कुछ भला करो। जी। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप भारत के साथ मिलके रहो। ठीक है। पहले भी आप हर जगह देखो, चाहे आप नेपाल देख लो, जब नेपाल सरकार आई थी, हम एंटी इंडिया है, पर अभी भी चाहे जो भी करो, वो बिना इंडिया के असिस्टेंस के काम नहीं चला सकती। जिस दिन आपने नलका बंद कर दिया तो नेपाल हिल सकती है। तो भारत का भी उनके साथ बहुत सपोर्ट है, उनको चाहिए भारत से सपोर्ट। तो अंदरूनी वोट्स के लिए जो बोलेंगे वो एक बात है। पर आपको जो एक्सटर्नल रिलेशंस देखने हैं, सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, वो दूसरी बात। सो ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जो हमारे पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम सुनाते हैं कहानी, और जो इलेक्शन के बाद रिलेशनशिप रखते हैं, वो जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल। तो ये यहां भी वही है, क्योंकि आपको वोट चाहिए। ठीक। इतना है कि बांग्लादेश इस्लामिक नेशन ऑफ बांग्लादेश बन जाएगा या कुछ बनेगा, पर आप जो भी करोगे आप अंदरूनी करोगे, बाहर आपको रिलेशनशिप। उम्मीद है जी, जैसा शरणार्थी संकट आया था, अब ऐसे हालात ना बने जो 13-14 लाख वहां पे हमारे हिंदू भाई हैं वो सुरक्षित रहें। इससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है बांग्लादेश से, लेकिन जैसा आपने कहा कि स्टेबल रहे सब कुछ, वो शायद भारत के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इतनी बारीकी से आपने समझाया। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद साहब। थैंक यू।